सोचिए, दो बर्फीले दानव अचानक एक दूसरे में घुलने लगे। आसमान में नीला बैंगनी तूफान और पूरा सोलर सिस्टम सांस रोक ले। क्या यूरेनस और नेपच्यून कभी ऐसे मिल सकते हैं? ये मर्स कैसा दिखेगा, कितना बड़ा धमाका होगा और हम धरती से क्या देखेंगे? आज इसी पागल सवाल का सच्चा साइंस बेस्ट जवाब। पहला सच, यूरेनस बहुत दूर है। इतना दूर कि वहां तक रोशनी भी पहुंचने में लंबा समय लेती है। ये ग्रह बर्फीली हवाओं और मीथेन से भरा, ऊपर से शांत दिखता है पर भीतर का खेल अलग है। अगर ये किसी भी तरह अपनी कक्षा से खिसक जाए, नेपच्यून के साथ डांस शुरू हो सकता है। नेपच्यून यूरेनस का ठंडा भाई, पर स्वभाव में ज्यादा जंगली। इसकी हवाएं धरती की सबसे तेज आंधियों को भी शर्मिंदा कर दें। रंग गहरा नीला, पर अंदर गर्मी छुपी। दोनों मिले तो एक मेगा आइस जाइंट बनने की शुरुआत होगी, जहां गैस, बर्फ और चट्टान सब उबलते भंवर में मिक्स होंगे। वाला सवाल यही, अगर यूरेनस प्लस नेपच्यून मिलकर नया ग्रह बने, आप क्या नाम देंगे? टॉप 5 क्रिएटिव नाम अगली वीडियो में शाउट आउट। आपकी एक लाइन एल्गोरिदम को हिला देती है, तो लिखिए अभी। और हाँ, ऐसे दिमाग हिलाने वाले साइंस वीडियो रोज चाहिए तो सब्सक्राइब बेल ऑन रखिए। रियलिटी चेक, दोनों की कक्षाएं स्टेबल हैं, तो सीधी टक्कर रेयर है। पर ब्रह्मांड में एक पास से गुजरा तारा या कोई भारी धूमकेतु उनकी राहें बिगाड़ दे, बस तभी ये असंभव सा खेल संभव होता दिखेगा। चांस कम है पर जीरो नहीं, और साइंस ऐसे ही इफ सिनारियोस से सीखता है। नासा का पुराना हीरो वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरा था। उस फ्लाई बाय ने हमें पहली क्लोजअप झलक दी। तस्वीरों ने साफ बताया, रिंग्स फीके हैं पर मौजूद हैं, और चांदों की फौज पीछे पीछे। ये डेटा आज भी मॉडलिंग में काम आता है, खासकर मर्स जैसी स्टडी में। फिर वही वॉयेजर 2 ने नेपच्यून को भी पास से देखा और हमें उसके डार्क स्टोन दिखाए। इस एक मिशन ने दोनों ग्रहों का करीबी सीक्रेट खोल दिया। बिना इन झलकियों के मर्स की तस्वीर धुंधली रहती। आज की सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन भी इन मापों पर टिके हैं। हाल में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने नेपच्यून के फीके रिंग्स को भी चमका कर दिखा दिया। हाई कॉन्ट्रास्ट तस्वीरें जो गैसेट्स की परतें साफ कर दें। इससे हमें समझ आया कि छल्ले कितने नाजुक हैं। मर्स में ये सबसे पहले टूटेंगे और एक चमकदार डस्ट डिस्क बन जाएगी। मर्स का पहला स्टेप, ग्रेविटी डांस। दोनों पास आते ही ज्वारीय बल उनके अंदरूनी हिस्सों को मसलना शुरू करेंगे, जैसे कोई विशाल हैंड मिक्सर। तापमान ऊपर, प्रेशर ऊपर, और गैस बर्फ अलग परतों से उठकर एक उबलते महासागर में गिरने लगेगी। बाहरी बादल उधड़ेंगे, तूफान पागलपन छुएंगे। ऊर्जा का स्केल इतना बड़ा कि तुलना करना ही आसान नहीं। सोचिए, सूरज जितनी ऊर्जा कुछ घंटों में छोड़ता है, वैसा टोटल आउटपुट यहाँ ग्रेविटेशन हीटिंग से निकल सकता है। यही हीट बर्फीले मॉलिक्यूल्स को तोड़कर नए केमिकल क्लाउड्स बनाती है, जो लाइट में अलग सिग्नेचर देंगे। अंदर का तापमान स्ट्रेट अप उछलेगा। कोर में दसियों हजार केल्विन तक पहुँच, और बाहरी परतों में पिघली बर्फ की नदियाँ। ये हीट चिल्लाकर बोलेगी, नया ग्रह बन रहा है। कुछ समय तक उसकी चमक बढ़ जाएगी, जैसे किसी ने डिम स्विच को फुल कर दिया हो। द्रव्यमान जोड़ दें तो नया ग्रह धरती से कई गुना भारी होगा, पर शनि से हल्का, मतलब मेगा आइस जाइंट। गैस बर्फ डोमिनेट, पर हाइड्रोजन हीलियम कम। आकार बढ़ेगा, घनत्व थोड़ा बदलेगा, और ग्रेविटी स्ट्रेंथ भी अपग्रेड। सतह के पास हवाएं और भी जानलेवा स्पीड छू लेंगी। रंग मीथेन की वजह से नीला तो रहेगा, पर क्लाउड टॉप्स और गहरे तूफानी। नेपच्यून की हाई स्पीड हवाएं हजारों किलोमीटर प्रति घंटा यूरेनस के शांत चेहरे पर सीधी लकीरें खींच देंगी। बड़ा स्ट्रक्चर बनते ही गिगास्टॉन्स बनेंगे, जो हफ्तों नहीं महीनों तक घूम सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के मैग्नेटोस्फेयर अजीब से टिल्टेड हैं, और मर्स पर ये टकराकर चमकदार ऑरोरा फेंकेंगे। सोचिए, पोलर लाइट्स जो पूरा गोला घेर लें। मैग्नेटिक रिकनेक्शन से पार्टिकल्स बरसेंगे, और रेडियो सिग्नल्स में तेज स्पाइक्स दिखेंगे, जिन्हें रेडियो टेलीस्कोप पकड़ लेंगे।
अब चांद। यूरेनस के पास ढेर सारे छोटे चांद हैं, कुछ बर्फीले, कुछ डार्क। मर्स की ज्वारीय खींचातानी में सबसे अंदर वाले चांद टूटेंगे, पाउडर बनकर नए छल्लों की फीड बनेंगे। कुछ बड़े चांद बच भी सकते हैं, पर उनकी कक्षाएं टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। नेपच्यून के पसंदीदा ट्राइटन जैसे बड़े चांद ज्वारीय बल से गर्म होंगे, गीजर फटेंगे और उनकी राहें भी बदल सकती हैं। कई छोटे चांद रोश लिमिट के अंदर टूटकर एक मोटा सा डस्ट रिंग बना देंगे। कुछ टुकड़े नए मिनी मून बनकर फिर से जुड़ भी सकते हैं। रिंग्स की कहानी सबसे फिल्मी, पहले टूटेंगे, फिर मोटे होंगे, फिर धीरे धीरे पतले। टकराहट के महीनों में रिंग्स की ब्राइटनेस बढ़ेगी, जैसे किसी ने फ्लडलाइट ऑन की हो। डस्ट और आइस के टकराने से गर्मी निकलेगी, जो दूरबीनों को एक यूनिक ग्लो दिखाएगी। पर वेद तक असर सीधे नहीं, पर ग्रेविटी की छोटी छोटी धक्के लम्हों में नहीं, सदियों में दिखेंगे। कुछ दूर के बर्फीले पिंडों की राहें हल्की सी बदलेंगी और धूमकेतुओं के आने जाने के पैटर्न में सूक्ष्म बदलाव दिख सकता है। लॉन्ग टर्म स्लो रिपल। धरती से हमें क्या दिखेगा? नंगी आंख से नहीं, पर मिड साइज टेलीस्कोप में एक असामान्य चमकता धब्बा, और इंफ्रारेड में ज्यादा गर्म प्रोजर्वेटरी स्पेक्ट्रम में नए सिग्नेचर पकड़ लेंगी। मीथेन, पानी के भाप और धूल की लाइनें, मतलब हॉट आइस जाइंट अलर्ट। का टाइम स्केल फास्ट मोशन नहीं, करीब करीब खिसकना, कक्षाओं का झूला और फाइनल मर्ज के घंटे से दिन। बीच बीच में मटेरियल की बौछार, मिनी चांद बनना, टूटना और शॉकवेव्स जो क्लाउड टॉप्स को फाड़ दें। ये एक ही सीन नहीं, पूरा सीरीज होगा। मर्स के बाद कूल डाउन। यहाँ असली सब्र चाहिए। गर्मी को छूटने में लाखों साल लग सकते हैं। इस दौरान नया ग्रह धीरे धीरे शांत होगा, रिंग्स पतले होंगे और चांदों की कक्षाएं स्टेबल बनेंगी। यानी इवेंट खत्म, लेकिन इको बहुत लंबे समय तक गूंजेगा। रियल लाइफ प्रोबेबिलिटी बेहद कम। सोलर सिस्टम की कक्षाएं अरबों साल से स्टेबल हैं और कोई बड़ा धक्का बहुत रेयर है। पर साइंस का पॉइंट यही, इम्पॉसिबल नहीं, बस अनलाइकली। इसलिए मॉडल्स, टेलीस्कोप और पुराने मिशन डेटा हमेशा काम आते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ, नासा और इसरो जैसी एजेंसियां स्पेशल मिशन प्लान करेंगी, फास्ट फ्लाईबाय या क्यूबसेट स्वॉर्म, सेफ डिस्टेंस से लाइव स्पेक्ट्रा, मैग्नेटिक डेटा और थर्मल मैपिंग। ह्यूमैनिटी के पास एक यूनिक लैब होगी जहां ग्रहजनम को रियल टाइम में पढ़ा जाएगा। तो फाइनल पिक्चर सरल शब्दों में, पहले ग्रेविटी का नृत्य, फिर रिंग्स, चांद टूटना घुलना, अंदर आग सी गर्मी, बाहर राक्षसी तूफान और धीरे धीरे एक नया नीला दानव पैदा। नाम आपका, साइंस हमारी, और ये कहानी अभी भी लिखी जा रही है टेलीस्कोप की आंखों में। आपकी बारी। अगर आप उस रात आसमान देख रहे हो और दूर एक नीला धब्बा अचानक ज्यादा ब्राइट दिखे, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? रिंग्स की चमक या स्पेक्ट्रम की लाइनें? कमेंट में लिखिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब मारिए। अगली रात हम फिर मिलेंगे।